हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के एक नए एनसीईआरटी एमसीक्यू में। जी हाँ, आप लोगों को 7 क्लास एनसीईआरटी एमसीक्यू की पहले उपलब्ध हो चुकी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 6 से 12 तक के जो एमसीक्यू हैं वो आपको 7 क्लास आपकी अपलोड की जा चुकी है, जिसमें आपके 5 क्लास में आपको साइंस कवर कराया गया तथा कक्षा 6 की एनसीईआरटी से और कक्षा 6 की एनसीईआरटी का भूगोल सेगमेंट कराया जा रहा है। जी हाँ, कक्षा 6 की एनसीईआरटी का भूगोल का सेगमेंट आप एमसीक्यू कराया जा रहा है और उसके 2 क्लास आप लोगों को अपलोड की जा चुकी है। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इसे शेयर करें। इस तरह का सेगमेंट आप पूरे यूट्यूब पे आपको जल्दी नहीं मिलेगा। पूरे व्याख्या सहित आपको यहाँ से एक ही सवाल से आपके 4-5 सवाल यहाँ पे क्लियर होते हैं। और एनसीईआरटी का बेस आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जान सकते हैं। इसे ज़रूर देखें, पूरी क्लास को देखें। यहाँ से पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम का कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग हमारे इस सेगमेंट से, इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको 6 से लेकर 12 तक के पूरी एनसीईआरटी की हम एमसीक्यू आपको कवर कराएंगे। तो आप लोग हमारी क्लास से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम क्लास का। तो क्लास शुरू करने से पहले हम बता दें कि जीएस विद प्रेम यूट्यूब चैनल जी है हमारा, इसको आप लोग हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस विद प्रेम टेलीग्राम चैनल को। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं @Pmail प्रेम 5408 पे। आप इस पर टेलीग्राम आईडी है जो मेरा, इस पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, पहला सवाल है कि जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं। इन द्वीपों में संसार का सबसे अधिक लौंग उत्पादन होता है। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। जी हाँ, केवल 1 इसका राइट आंसर होगा। जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, यही केवल इसका ऑप्शन राइट है। तो यहाँ हम लोग आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो है हिंद महासागर में अवस्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह द्वीप जो है प्रमुख लौंग उत्पादकों में से एक है, यहाँ से लौंग का निर्यात सबसे अधिक होता है। तो यहाँ हम लोग देखा कि जंजीबार और पेम्बा द्वीप है दक्षिणी महासागर में अवस्थित है और इन द्वीपों में संसार का नहीं होता है, मतलब प्रमुख लौंग उत्पादकों में से एक है। यहाँ पर संसार का नहीं होता है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए नीलो सहारन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी स्वाहिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वाहिली। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में स्वाहिली भाषा है जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, हमारे देश के भांति यहाँ कई सौ भाषाएँ बोली जाती हैं, अतः एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारी तरह वहाँ के लोगों को कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना आवश्यक है। इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है जिसे वह अपनी प्रजाति या गांव के लोगों से बातचीत कर सके, तथा वह इसके अतिरिक्त वह फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, अरबी, स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं। स्वाहिली भाषा को बोलने समझने वालों की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोगों ने इसका भी राइट आंसर देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है कि सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले किस महाद्वीप में निवास करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। अफ्रीका में अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं। इनमें मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सर्वात्मवादी हैं। और सर्वात्मवाद कई जनजातियों का धर्म है। यह प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित है। तो यहाँ हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का चौथा सवाल। जी हाँ, चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है कि जायरे देश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि जायरे देश का अधिकतर भाग जायरे नदी की डोरी में पड़ता है और जायरे नदी के नाम पर ही देश का नाम जायरे पड़ा है। कैसावा एक प्रकार का कंद जड़ है जो जायरे देश का प्रमुख खाद्य फसल है। जायरे नदी पर स्थित मटारी जायरे देश का प्रमुख बंदरगाह है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर इसका सभी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे जायरे नदी का अधिकतर भाग जो है जायरे नदी की
जायरे नदी की डोरी में पड़ता है और जायरे नदी के नाम पर ही देश का नाम जायरे पड़ता है। कैसावा जो है एक प्रकार का कंद है, जड़ है। जी हाँ, कैसावा एक प्रकार का कंद और जड़ है जो जायरे देश का प्रमुख खाद्य फसल है। कैसावा जो होता है एक प्रकार का जड़ है और जायरे देश का प्रमुख खाद्य फसल है। जायरे नदी स्थित माटांडी, जी हाँ, जायरे नदी पर स्थित माटाडी जायरे देश का प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ माटाडी जो है बंदरगाह है, इसे भी आप लोग याद रख सकिए। हमारे एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि माटाडी बंदरगाह किससे संबंधित है, जो हमारे जायरे देश से संबंधित है। तो ये हम लोग देख लिया। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। जायरे देश का नाम जायरे नदी के नाम पर पड़ा है और देश का अधिकांश भाग जायरे नदी द्रोणी, जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये जो डोरी नहीं है, यहाँ पर द्रोणी था, इसे आप लोग याद रखिएगा, जो है द्रोणी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जायरे देश का नाम जो है जायरे नदी के नाम पर पड़ा। इस देश का अधिकांश भाग जायरे नदी द्रोणी में पड़ता है। चावल, मक्का, कैसावा जायरे के प्रमुख खाद्य फसलें हैं। कैसावा एक प्रकार का कंद या जड़ है। कैसावा कंद को सुखाकर उसका आटा बना लिया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने कई क्वेश्चन देख लिए कि चावल, मक्का, कैसावा जो है जायरे की प्रमुख खाद्य फसल है और जायरे देश का नाम जायरे नदी के नाम पर ही पड़ा है। इसका अधिकांश भाग जो है जायरे नदी जोड़ी में पड़ता है और कैसावा जो है एक प्रकार का कंद जड़ है और उसे सुखाकर उसका आटा बना लिया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के पाँचवें क्वेश्चन पर। आज का पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। जी हाँ। ऑप्शन नंबर 2, नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं जिसे हरमट्टन कहते हैं। जी हाँ, नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में पैदा होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा 1 या 3। तो यहाँ हम लोग देखते हैं नाइजर यहाँ की प्रमुख नदी है, ये इसका राइट ऑप्शन है। दूसरा है आपका नाइजीरिया के आंतरिक भाग में। जी हाँ, नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं जिसे हरमट्टन कहते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। जी हाँ, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में पैदा होता है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस तरह आपका पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, व्याख्या में जानेंगे। नाइजर जो है नाइजीरिया की प्रमुख नदी है। इस नदी के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। यह नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है और नाइजीरिया के तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ साल भर वर्षा होती है। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, अर्थात धातु रूप में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु प्रायः गर्म धूल भरी ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पर आपका शीत ऋतु लिखा है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर यह शीत ऋतु लिखा था, लेकिन यहाँ शीत ऋतु नहीं होगा, यहाँ पर आपका ग्रीष्म ऋतु होगा, इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धातु रूप नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः गर्म धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चला करती हैं। इन्हीं हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। जी हाँ, गिनी की खाड़ी पर यह ज़्यादातर चलती हैं इन्हें, या बहुत ही स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती हैं, इसलिए इनके डॉक्टर पवन भी कहा गया है। और नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है और इस पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं और फल के बीज गूदे से निकाला जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि तेल ताड़ वृक्ष जो है विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है और इस पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं और फलों के बीज गूदे से निकाला जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि जो ताड़ का तेल है यह विषुवतीय जलवायु में होता है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आज का छठवां क्वेश्चन देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में किस देश को नील नदी का उपहार या वरदान कहते हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इथोपिया, ऑप्शन नंबर बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी सूडान, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो यहाँ मिस्र को हम नील नदी का वरदान कहेंगे। आइए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। मिस्र जो है नील नदी की जीवनदायिनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने देशों में से एक है। इस कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। नील नदी की घाटी में संसार की बहुत पुरानी सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे मिस्र की सभ्यता कहते थे। जी हाँ, मिस्र की सभ्यता बहुत पहले यहाँ पर घटित हुई थी। नील नदी की घाटी में बहुत पुरानी सभ्यता है और मिस्र जो है नील नदी की जीवनदायिनी के कारण से अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने देश में से एक है, इसलिए इसे नील नदी का उपहार या वरदान कहते हैं। इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का सातवां क्वेश्चन। जी हाँ, अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को खमसिन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी सूडान, ऑप्शन नंबर सी सूडान, ऑप्शन नंबर डी मिस्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र। जी हाँ,
अफ्रीका के अप्रैल और मई में, जी हाँ, अफ्रीका में जो है अप्रैल और मई में जब हमारे यहाँ भी लू चलती है, जानते होंगे अप्रैल मई का ही महीना होता है, मई जून का, तो गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं जो इन्हें हमारे यहाँ लू कहते हैं। तो इसे हम सूडान मिस्र में जो है खमसिन कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। मिस्र जो है विशाल सहारा मरुस्थल का एक भाग है और सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला है, इसलिए मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल ही है और इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल मई दक्षिण की ओर गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें खमसिन कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आज का 8वां सवाल। जी हाँ, 8वां सवाल देखेंगे इस NCERT MCQ का। 8वां सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका पठार के पश्चिमी किनारे पर ड्रिंकसबर्ग पर्वत में फैली हुई है। तीसरा देखेंगे, चौथा को देखेंगे, इस देश की घासों से ढके पठारी प्रदेश को बेल्ट कहते हैं। तो इनमें से पूछा है कौन सा कथन आपका गलत है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी गलत है। जो जी हाँ, ये जो है दक्षिण पठार के पश्चिमी किनारे पर नहीं स्थित है, ये आपके पूर्वी किनारे पर स्थित है। जी हाँ, ये आपके लगभग पूर्वी किनारे पे स्थित है। तो यहाँ इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित है और लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका का एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है और इस पठार के पूर्वी किनारे पर ही ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला स्थित है। और अफ्रीका के पठारी प्रदेश जो है घासों से ढके हैं, इसे बेल्ट कहते हैं। या डच भाषा एक शब्द है, इसका अर्थ होता है घास का मैदान। जी हाँ, डच भाषा एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान, जिसे बेल्ट को जो कहते हैं, ये बेल्ट डच भाषा का एक शब्द है, इसे घास का मैदान कहते हैं जो दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेशों से ढके हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। बाकी आपका जो एक क्वेश्चन है सही है। दक्षिण अफ्रीका है जो एक ओर से अटलांटिक महासागर, दूसरे हिंद महासागर से घिरा है। अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म ऊन के लिए विख्यात है और इस देशों को घासों से बेल्ट कहते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आज का 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जी हाँ, 9वां क्वेश्चन है कि तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण किसी योग्य नहीं है। अगला देखेंगे, ऑरेंज और वाल नदियाँ ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जी हाँ, तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है क्योंकि इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण किसी योग्य नहीं है, ये भी सही है। ऑरेंज और वाल नदियाँ ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उपरोक्त तीनों कथन सही है। दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में वर्षा अधिक नहीं होती है और वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, किंतु दक्षिणी तटीय प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो यहाँ हम लोगों ने इसका देखा। अगला देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है। यहाँ अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहाँ अच्छी वर्षा होती है किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण किसी योग्य नहीं है। जी हाँ, अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है लेकिन अधिकांश पहाड़ी होने के नाते यहाँ किसी योग्य नहीं है। सिर्फ उत्तरी मध्य भाग में बेल्ट्स जहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं कि भूमि उपजाऊ है तथा देश के पश्चिमी भाग बहुत बड़े हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। जी हाँ, अतः एक सूखा प्रदेश है। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला फैली हुई, यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है तथा इन पर्वतों से ऑरेंज और वाल नदियाँ निकलती हैं और यह पश्चिम की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक क्वेश्चन से कई फैक्ट क्लियर कर लिए, इसे आप लोग जरूर देखिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। अब चलेंगे हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, 10वां क्वेश्चन देखेंगे आज के MCQ का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है। जी हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है। आइए इसकी ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सोमालिया, ऑप्शन नंबर 2 इरिट्रिया, ऑप्शन नंबर सी तीसरा इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी जिबूती। तो इसका राइट आंसर बताइए कि उनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 या 2, ऑप्शन नंबर बी 2 या 3, ऑप्शन नंबर सी 1 या 3, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सभी देश शामिल हैं। जी हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके सभी देश शामिल हैं। यहाँ पर इसमें आपका सोमालिया भी शामिल है, इरिट्रिया भी शामिल है, इथोपिया भी शामिल है और जिबूती भी शामिल है। जी हाँ, इसे आइए अगला देखेंगे।
इसका व्याख्या देख लेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका के प्रायद्वीप है जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पक्ष का स्वरूप एक सींग के समान लगता है, इसलिए इसे नाम दिया गया हॉर्न। अफ्रीका के इस सींग क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया जैसे देश स्थित हैं। इसे याद करने की ट्रिक है सीड। जी हाँ, एस से आपका सोमालिया हो गया, ई से इरिट्रिया हो गया, ई से इथोपिया हो गया और डी से जिबूती। जी हाँ, डी से जिबूती हो गया। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह आज का हमारा एमसीक्यू का सेगमेंट खत्म हुआ। आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जी हाँ, एनसीईआरटी की ऐसी एमसीक्यू आपके पूरे यूट्यूब पे नहीं कराई जा रही है कि इसमें इतनी विस्तृत व्याख्या आपको कराई जा रही है। और एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, पीपीसीएस हो, यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यू की सीरीज से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएँ। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नए एनसीईआरटी एमसीक्यू में, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारे चैनल जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट, एक नए एमसीक्यू के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।